सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में परम्यूटेशन के जो जितने भी टॉपिक्स हैं हमने वो कवर कर लिए हैं। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन के एक या दो लेक्चर्स के बाद हम कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के मिक्सअप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन का मतलब, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। मतलब मेरे को सिर्फ गिवन चीजों में से सेलेक्ट करना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। मतलब पहले हमें गिवन जो चीजें होती हैं उनमें से सेलेक्ट करना होता है और फिर उसको अरेंज करना होता है, तो वो परम्यूटेशन होता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि गिवन चीजों में से सिर्फ सेलेक्ट करना। समझ रहे हो? तो हम परम्यूटेशन के लिए हमेशा अरेंजमेंट वर्ड यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा सिलेक्शन वर्ड यूज करते हैं। अब देखो, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एन ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं? आपको एन ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और इनमें से आपको सिर्फ आर ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसको हम लिखते हैं एनसीआर। क्या लिखते हैं? एनसीआर। तो इसको किस तरह से रीड करते हैं? इसको हम रीड करने का तरीका होता है, इसको रीड करने का तरीका क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? टोटल एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना है तो कितना तरीका हो जाएगा? एनसीआर। और एनसीआर का अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू आर फैक्टोरियल। ठीक है? अपॉन में ही। और अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ना परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता था? तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता था? एन पी आर इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता था नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान रहेगा। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे ये एन सी आर इज इक्वल्स टू, ये एन फैक्टोरियल है और अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल है, तो इसकी जगह पे मैं एन पी आर भी तो लिख सकता हूँ। एन पी आर भी तो लिख सकता हूँ और अपॉन में क्या आएगा? आर फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एन सी आर है वो एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? तो एन सी आर का फॉर्मूला एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल के बराबर भी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलाज भी आपको बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। ठीक है? जैसे नंबर वन फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जो एन सी एन होता है, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, या फिर जो एन सी जीरो होता है, मतलब नंबर ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ नन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एन ऑब्जेक्ट्स, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि अगर आपकी आर की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है, या एन से बराबर या उससे छोटी है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो एन सी आर होता है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है? ये एक चीज ध्यान रखनी है। एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। अब देखो एग्जाम्पल से, जैसे आपको कहीं पे लिख रखा है 10C8, तो 10C8 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 10C10-8, मतलब 10C2 के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। आई थिंक ये समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या नेक्स्ट हमारे पास यही है कि नेक्स्ट फॉर्मूला हम बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी समझ लो इसको। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका एन सी एक्स जो है वो एन सी वाई के बराबर है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एन सी एक्स जो है वो एन सी वाई के बराबर है, तो अगर एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर होगा तो इसका मतलब होता है कि एक्स हमारा वाई के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स हमारा वाई के बराबर है। या फिर इसका मतलब होता है कि एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा एन के बराबर है। ये भी मतलब हो जाएगा। ठीक है? तो या तो x इज इक्वल्स टू वाई होगा या फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी आपको ध्यान रखनी है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि NCR जो होता है प्लस NCR-1 जो होता है वो हमारा बराबर होता है N+1CR के। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि NCR प्लस NCR-1 किसके बराबर होता है, ऊपर n है तो n+1 हो जाएगा, नीचे r-1 है तो r हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं बट यहाँ पे हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली पास्कल्स लॉ से हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो NCR होता है, इस NCR को आप लिख सकते हो N/R n-1 CR-1, इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जो NCR होता है वो N/R इंटू n-1 CR-1 के बराबर होता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, तो इसका एग्जाम्पल करा देता हूँ। चलो मैं इसका ना एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ ताकि ये आपके दिमाग में फिट रहे। देखो एग्जाम्पल कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको tan C3 की वैल्यू निकालनी है। सपोज tan C3 की वैल्यू निकालनी है, तो tan C3 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखो, N/R लिख दो, मतलब 10/3 लिख दो सबसे पहले। उसके बाद आप n में एक कम कर दो, मतलब 9 कर दो, फिर c और 3 में एक कम कर दो, मतलब 2। तो 10/3 इस 9c2 लिख दो। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 10/3 लिखो। अब 9c2 को अगर सॉल्व करना है तो इसको 9/2 लिख दो और इसको लिख दो एक कम करके 8c1। तो देखो कितना सिंपल सॉल्व हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 10/3 लिखो इंटू 9/2 लिखो। अब 8c1 को सॉल्व करना है तो 8/1 पहले लिख दो और एक एक कम करके लिख दो 7c0। और 7c0 कितना होता है, 1 होता है। तो 7c0 हमारा 1 हो गया। ये आ गया 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो 3 4 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120। देखो कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो है पता है। तो एक तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि n मल्टीप्लाई n-1 CR-1, इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है n-R+1 इंटू NCR-1 के बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, रेयरली यूज होती है बट जहां पर यूज होगी बहुत बड़ा काम बनाएगी। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि अगर मान लो n हमारा क्या है, इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, n जो है वो हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, देन ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज। अब देखो बहुत सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, NC0 लिखा मैंने, NC1 लिख रहा हूँ, ऐसे ही NC2 लिख रहा हूँ, और ऐसे ही लिखते लिखते मैं पहुंच गया हूँ NCN पे। तो अगर कोई पूछता है ना कि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो वो होती है हमारी, हमेशा ध्यान रखना, NCN/2। क्या होती है, NCN/2 ग्रेटेस्ट वैल्यू। बट वहीं ध्यान रखना कि n अगर हमारा ओड नेचुरल नंबर हुआ, इफ n इज एन ओड नेचुरल नंबर, अगर n हमारा ओड नेचुरल नंबर हुआ, देन the greatest of the values, तो वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, NC0, ऐसे ही NC1, ऐसे ही NC2, करते करते अगर NCN तक हम लिखते हैं तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इनमें से वो होगी NCN-12। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NCN-12 को NCN+12। तो बहुत रेयरली ये यूज होती है, स्कूल्स में तो ये यूज भी नहीं होगी प्रॉपर्टी, बट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यूज होती है तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है बट कोई छोड़ना नहीं चाहता मैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको भी कवर करा दिया है। तो देखो बहुत बेसिक है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। आपको स्कूल लेवल के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और एक दो स्टार्टिंग की जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, एक ये वाली
ठीक है, और एक ये वाली। तो इसको आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, मैं बताऊंगा अभी प्रॉपर्टी कैसे कैसे लगेंगी। मान लो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 10C8, 10C8। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 8 फैक्टोरियल और इंटू 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 10 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और अपॉन में लिखेंगे 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 2 5 सा 5 9 सा कितना होता है 45। तो यहाँ पे क्या आ गया, 45 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हमने सिंपल फॉर्मूला जो है अपना परम्यूटेशन का वो लगाया है और उसी से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर NC8 हमारा बराबर है NC6 के, तो बताना है कि NC2 कितना होगा, फाइंड NC2। तो देखो मैंने क्या कहा है आपको, मैंने सिखाया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं, तो अगर NC(x) हमारा NC(y) के बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि x हमारा y के बराबर है, या फिर इसका मतलब होता है x प्लस वाई हमारा n के बराबर है। तो अगर यहाँ पर NC8 इक्वल्स टू NC6 है, तो देखो 8 और 6 बराबर तो नहीं हो सकते ना। इसका मतलब 8 प्लस 6 हमारा किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा n हमारा 14 हो जाएगा। समझ में आया, n हमारा कितना हो जाएगा 14। अब हमें क्या निकालना है, 14C2 निकालना है। तो 14C2 हमारा होता है 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 2। इससे कैंसिल हुआ, 2 7 सा 14 और 13 7 सा कितना हो जाएगा हमारा 91, है ना। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं इससे, फिर हम इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन की, डोंट वरी। हाँ, सबसे पहले देखो, इफ NPR इज इक्वल्स टू 720, NPR की जो वैल्यू है वो 720 है और NCR की जो वैल्यू है वो 120 है। तो उन्होंने पूछ रखा है आप हमें बताओ कि R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि NCR जो होता है वो NPR अपॉन R के फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो NCR की वैल्यू तो 120 है और NPR की वैल्यू 720 है और अपॉन में आ जाएगा R फैक्टोरियल। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ और 12 1 जा और 12 6 जा 72 होता है। तो R फैक्टोरियल हमारा किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो हमारा R नहीं मिला अभी हमको, क्योंकि R फैक्टोरियल हमें 6 मिला है। और 6 किसकी वैल्यू होती है, 6 को अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है तो 6 को हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करते हैं तो वो लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो 6 होता है। तो 3 फैक्टोरियल हमारा 6 है। तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, और तो R हमारा आ गया 3। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, R हमारा 3 आ गया। क्लियर है। तो देखो कितना ईजिली ये क्वेश्चन हमारे बनते चले जा रहे हैं, कितना ईजिली क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, कहने का मतलब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कॉम्बिनेशन की ही प्रॉब्लम का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ 2NC3 इज टू NC3, ये दे रखा है 11:1, तो बताना है कि n कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ये होता है 2n, पेन चेंज कर लेते हैं, 2NC3 अपॉन NC3, ये हमें दे रखा है कितना 11:1। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में बात करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये हमें दे रखा है 11:1। समझ में आ रहा है इतना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 2n फैक्टोरियल लिखता हूँ। देखो यहाँ पे कितना है 2n फैक्टोरियल और ये कितना है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारा किसके बराबर है? 11:1 के बराबर है। ये 11:1 के बराबर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखो ये 2n है और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। 2n को बाद लिखेंगे 2n माइनस 1, फिर इसमें करेंगे 2n माइनस 2, फिर हम लिखेंगे 2n माइनस 3, बस यहीं तक लिखेंगे क्योंकि अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गिवन है, ठीक है। और अपॉन में कितना गिवन है? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गिवन है और इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो n माइनस 3 फैक्टोरियल है इंटू 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में जो दे रखा है n फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11/1। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो अब आपका यहाँ पे क्या बचता है? 2n, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2, ये बचता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे बचेगा n, n माइनस 1 और n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11/1। तो यहाँ पर हमारा n से n भी कैंसिल हो जाएगा। चीजें समझ रहे हो धीरे धीरे, यहाँ पे हमारा n से n भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस 2n माइनस 2 में से, जो ये वाली टर्म है ना 2n माइनस 2, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 1, क्या बचेगा? n माइनस 1, और जो 2 कॉमन लिया है वो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने बाहर, तो इस n माइनस 1 से ये n माइनस 1 भी तो कैंसिल हो जाएगा। सोच के देखो, ठीक है। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा? 2 2 सा होता है हमारा 4, और ब्रैकेट में आएगा 2n माइनस 1, और अपॉन में कितना आएगा? n माइनस 2। तो ये हमारा आ गया 11/1 के बराबर। अब इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व शायद नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 सा कितना होता है? 8n, और 4 1 सा 4, और 11 इंटू n माइनस 2 11n, माइनस 11 2 सा 22। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये -4 है, -22 इधर लेके आएंगे, +22, और 11n में से अगर 8n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, और ये हो जाएगा हमारा 3n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/3 मतलब 6। तो यहाँ से हमारा n कितना आ गया? 6 आ गया। तो एक इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक, क्लियर है। तो जिसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्लियर है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ से एक एक प्रॉब्लम और भी होती है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रॉब्लम हमारे पास होती है कि इफ NCR-1 इज इक्वल्स टू 36, NCR इज इक्वल्स टू 84, और NCR+1 इज इक्वल्स टू 126। तो क्वेश्चन में कहेंगे फाइंड RC2। देखो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, हालांकि मैंने वो फॉर्मूला आपको परम्यूटेशन में भी बताया है, बट मैं यहाँ पर भी उसको बताऊंगा, ठीक है, ताकि जब कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने में, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना, कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, 2 फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उन 2 को आपको याद रखना है हमेशा। पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ कि NCR अपॉन NCR+1, ये जो हमारा होता है ये होता है R+1 अपॉन n माइनस R के बराबर। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो रखना है NCR-1 अपॉन NCR, ये आपको बराबर रखना है किसके? R अपॉन n माइनस R+1 के। एक आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमें बोल रखा है NCR अपॉन NCR+1, तो हम लिखते हैं NCR कितना है भाई? NCR हमारा है 84, और NCR+1 कितना है? 126। ये बराबर होता है किसके? R+1 अपॉन n माइनस R के बराबर होता है। तो
इसको थोड़ा क्यों ना सॉल्व कर लिया जाए, ये कैंसिल आउट हो सकता है 42 से, हो सकता है 42 2 सा 84 और 42 3 सा 126। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2r और ये हो जाएगा 3r प्लस 3। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, तो 2n और ये माइनस 2r है, 3r इधर आएगा तो माइनस का 5r इज इक्वल्स टू 3। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। इसके बाद NCR माइनस 1 कितना है, NCR माइनस 1 है 36 और NCR कितना है 84। ये हमें कितना दे रखा है, R अपॉन n माइनस आर प्लस 1। एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे। अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ से इक्वेशन बनाने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहले किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से हो जाएगा, 12 3 सा 36 और 12 7 सा 84, तो 3/7 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3r और प्लस 3 और ये हो जाएगा 7r। तो ये हो जाएगा 3n और माइनस 3r और माइनस 7r होता है माइनस 10r और इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये -3। तो ये हमारी बनेगी सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। देखो सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करो जरा, कैसे करोगे, यहाँ पे 2n है, पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर लिख देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेट करते हैं ना, एक कोफिशिएंट को मैं n को इक्वेट कर रहा हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6n माइनस 15r और ये हो जाएगा 9। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6n माइनस 20r और इज इक्वल्स टू -6। तो अब साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा। जब साइन चेंज करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो 6n माइनस 6n कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 15r और प्लस का 20r, तो ये प्लस का 5r आएगा और ये आ जाएगा 9 प्लस 6 कितना होता है 15। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ गया R3, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, हमसे पूछ रखा था RC2 की वैल्यू आप बताओ। तो RC2 की मतलब है 3C2 की वैल्यू पूछ रखी है। अब 3C2 कितना होता है, सबको पता है 3C2 की वैल्यू 3 होती है, बट मैं तभी भी सॉल्व करके तो बताऊंगा आपको। तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में 2 है, तो आंसर विल बी 3। तो 3C2 हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ पे। सो आई होप कितना क्लियर हो रहा होगा। देखो मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं रख रहा हूँ ये वाला, क्योंकि अब हमें इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन, मतलब जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। तो जो यहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक होने वाला है। वहाँ पे हम हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने भी कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी कमिटीज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं और पार्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं, या बॉल सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हम सेलेक्ट करते हैं। तो हम ढेर सारी वेराइटीज के क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में करेंगे। अगर मैं इसी में कराऊंगा तो ये फिर बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि इसको बहुत ज़्यादा लेंथी करूँ मैं। तो अब हमारी इस पर्टिकुलर टॉपिक में पीएनसी में 2 लेक्चर और आएंगे। एक हमारा आएगा कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, और जो लास्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें परम्यूटेशन भी यूज होगी और कॉम्बिनेशन भी यूज होगी। तो वहां पर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो उन इतने लेक्चर्स अगर आपने कवर कर लिए हैं तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे ही कॉन्सेप्ट जो है, हर तरह के क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं डेप्थ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।